कभी सोचा है कि सरकार मतलब छोटी सी पेंसिल से लेकर बड़े बड़े ट्रक तक ये सब सामान आखिर खरीदती कैसे हैं? तो आज हम भारत के इसी विशाल ऑनलाइन बाजार यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस या जेम के नियमों को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले जेम आखिर है क्या? फिर हम देखेंगे कि सेलर्स यानी विक्रेताओं और बायर्स यानी खरीदारों के लिए क्या नियम है, और आखिर में पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतलब खरीदारी की प्रक्रिया काम कैसे करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जेम आखिर है क्या चीज़? इसको ना बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अमेज़ॉन समझ लीजिए। एक ऐसी ऑनलाइन जगह जहां से वो अपनी ज़रूरत का लगभग हर सामान खरीद सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद पूरे प्रोसेस को बिल्कुल साफ सुथरा यानी ट्रांसपेरेंट और आसान बनाना। अच्छा, तो जीएम क्या है ये तो समझ आ गया। अब चलते हैं इस मार्केटप्लेस के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की तरफ, सेलर्स। मतलब वो कंपनियां जो सरकार को अपना सामान बेचना चाहती हैं। उनके लिए आखिर क्या नियम कानून है, आइए देखते हैं। देखिए, सेलर्स के लिए ना पूरा खेल भरोसे और ट्रांसपेरेंसी का है। उन्हें पक्का करना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो 100% सही हो। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, एमआरपी पर कम से कम 10% का डिस्काउंट देना ही पड़ता है। इससे ये तय हो जाता है कि सरकार को बेस्ट वैल्यू मिल रही है। और ये जो प्राइसिंग वाला नियम है ना, ये जेम की नींव है। मतलब अगर कोई सेलर जेम पर कोई प्रोडक्ट एक खास दाम पर बेच रहा है, तो वो उसी प्रोडक्ट को जेम के बाहर उससे सस्ता नहीं बेच सकता। बिल्कुल नहीं। ये रूल ही है जो पक्का करता है कि सरकार को हमेशा हमेशा सबसे अच्छी डील मिले। तो सेलर्स की बात तो हो गई, लेकिन एक सौदे में दो लोग होते हैं ना, सेलर और बायर। तो अब फोकस करते हैं दूसरी तरफ, खरीदारों पर, यानी उन सरकारी अफसरों पर जो ये सारी खरीदारी करते हैं। उनके लिए क्या रूल्स हैं? अब देखिए, बायर्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो। इसका मतलब है कि ऑर्डर देने से पहले फंड्स का इंतजाम करना, सबसे अच्छी प्राइस ढूंढना, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी बड़ी खरीद को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियम तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां एक बैलेंस दिख रहा है ना। एक तरफ सेलर हैं जिनका वादा है कि वो सबसे कम सबसे अच्छी कीमत देंगे, और दूसरी तरफ बायर हैं जिनकी ड्यूटी है कि पूरा प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। बस इसी बैलेंस पर यह पूरा सिस्टम टिका हुआ है। चलिए, प्लेयर्स और उनके रूल्स तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि असल गेम यानी खरीदारी होती कैसे है। जीएम पर कोई भी डील फाइनल कैसे होती है? ये सब डिपेंड करता है खरीद की कीमत पर। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी चीज खरीदना और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना, दोनों में फर्क है। इसीलिए जेम ने अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाए हैं। तो आइए इन तरीकों को समझें कि टोटल कॉस्ट के हिसाब से खरीदारी कैसे की जाती है। बेसिकली जीएम 3 लेवल्स पर काम करता है। एकदम सिंपल, छोटी मोटी खरीदारी के लिए प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। थोड़ी महंगी चीज़ों के लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। और जो बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन बिडिंग या ऑक्शन ज़रूरी है ताकि सबसे बेस्ट प्राइस मिल सके। तो पहला लेवल या पहली लिमिट है -50,000 रुपये। अगर खरीदारी इस अमाउंट से कम की है तो बायर सीधे किसी भी अवेलेबल सप्लायर से ले सकता है, कोई झंझट नहीं। इससे रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए प्रोसेस बहुत तेज और आसान हो जाता है। लेकिन अगर खरीदारी बड़ी हो तो 10 लाख रुपए, इस नंबर को याद रखिए। इससे ऊपर की किसी भी चीज के लिए फॉर्मल बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बड़े ऑर्डर्स में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो और सबसे अच्छी कीमत निकल कर आए। तो हम बार बार ये रिवर्स ऑक्शन शब्द सुन रहे हैं, ये है क्या? इसको ना आम नीलामी का बिल्कुल उल्टा समझिए। नॉर्मल ऑक्शन में बोली ऊपर जाती है, यहां बोली नीचे जाती है। सेलर्स आपस में कंपीट करते हैं कि कौन सबसे कम दाम देगा, और जीतता वही है जो सबसे कम प्राइस कोट करता है, और इससे सरकार को मिलती है बेस्ट डील। अच्छा, जब कोई बिड रिवर्स ऑक्शन में जाती है तो बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो या तो सबसे सस्ती बोली लगाने वालों में से टॉप 50% को चुनता है, या फिर बस सबसे महंगी बोली लगाने वाले को हटाकर बाकी सबको ऑक्शन में शामिल कर लेता है। दोनों ही तरीकों का मकसद एक ही है, फाइनल राउंड में तगड़ा कंपटीशन हो। ठीक है, तो रूल समझ लिए, खरीदारी का प्रोसेस देख लिया, पर डील फाइनल होने के बाद क्या? अब आते हैं आखिरी स्टेज पर, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर पेमेंट तक का सफर। जेम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका बिल्कुल साफ टाइम बाउंड प्रोसेस।
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, एक तरह से घड़ी चलना शुरू हो जाती है। सामान की डिलीवरी, उसकी जांच और फिर पेमेंट, सब कुछ एक तय टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है। इससे सब काम आसानी से और तेजी से हो जाता है। तो ये पेमेंट का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है? यहाँ ना ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। सिस्टम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिसीट्स जैसी चीजें बना देता है और सेलर को अपना इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है। इससे सब कुछ ट्रैक पर रहता है और एक क्लियर पेपर ट्रेल बन जाता है। लेकिन हर बार सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं होता, है ना? तो अगर कोई सेलर टाइम पर डिलीवरी ना करे तो उसके लिए साफ साफ फाइनेंशियल पेनल्टी का नियम है। इसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। आसान भाषा में देरी के लिए जुर्माना। ये चीज सेलर्स को अपने वादे पूरे करने के लिए हमेशा अलर्ट रखती है। तो इन सब चीजों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पूरा जीएम का सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा है: भरोसा, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और अनुपालन यानी कंप्लायंस। और इन सब का एक ही मकसद है, सरकारी खर्च में जिम्मेदारी तय करना। आखिर में जेम सिर्फ एक खरीदारी का पोर्टल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सरकार और बिजनेस के बीच के रिश्ते को ही बदल रहा है। एक पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम बनाकर ये छोटे बड़े हर बिजनेस के लिए एक बराबर का मौका दे रहा है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक देश अपनी पूरी सरकारी खरीदारी को इस तरह से डिजिटल बना देता है, तो ये उस देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है।